हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू मॉरल स्टोरी। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। और आज की स्टोरी में आने वाले सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम गहराई से ट्रांसलेट करेंगे और उनकी जो करेक्ट सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं उनके ग्रामेटिकल रूल्स को भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और सबसे पहले आज की स्टोरी का टाइटल समझते हैं। द क्लेवर फिशरमैन एक डेफिनाइट आर्टिकल है। क्लेवर चालाक, फिशरमैन एक मछुआरा, जो कि एक नाउन है। क्या मतलब हुआ? एक चालाक फिशरमैन। क्लेवर जो है यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स, कभी भी किसी नाउन और आर्टिकल के बीच में अगर कोई वर्ड आता है तो वो हमेशा एक एडजेक्टिव का काम करता है। और अगर दो वर्ड आ रहे हैं, अगर आर्टिकल के बाद एक और वर्ड है उसके बाद एडजेक्टिव है, तो ठीक आर्टिकल के बाद एक एडवर्ब होगा, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। तो ये एक करेक्ट फॉर्मेशन है। कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो एडजेक्टिव ढूंढने में तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। The great cattle fair was on, and people were coming from far and wide regions of the kingdom to take part. ग्रेट कैटल फेयर मतलब एक बड़ी, कैटल होते हैं चौपाए, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे काओ, बफेलो, गोट, कैमल, ये सब। और फेयर कहते हैं एक मेला। तो एक बड़ी जानवरों की, डोमेस्टिकेटेड एनिमलों की चौपायों की फेयर चल रही थी, मतलब वो कंटी थी। एंड पीपल वर कमिंग फ्रॉम फार एंड वाइड। फार एंड वाइड होता है दूर दराज, रीजन होता है क्षेत्र से, साम्राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों के साम्राज्य से लोग आए हुए थे। तो क्या मतलब हुआ? एंड पीपल वर कमिंग मतलब आ रहे थे। एक पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। फ्रॉम वार एंड वाइड, लोग लोग बहुत दूर दराज के साम्राज्यों के क्षेत्र के जो साम्राज्य थे वहां से आ रहे थे। टू टेक पार्ट, उसमें हिस्सा लेने। द फेयर वॉज सो ह्यूज दिस ईयर दैट पीपल वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ विजिट फ्रॉम द किंग एंड द क्वीन। तो क्या मतलब हुआ? द फेयर वॉज सो ह्यूज, जो मेला था वो बहुत ही बड़ा था इस साल। दैट एक कंजक्शन है कि पीपल वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ विजिट, लोग ये उम्मीद कर रहे थे अ विजिट फ्रॉम द किंग एंड क्वीन की, मतलब एक किंग और क्वीन के भी विजिट की एक उम्मीद कर रहे थे वहाँ के लोग। ये है पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। वर्ब के बाद एक एडवर्ब का यूज हुआ। एक्सपेक्टिंग इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। और ये जो फर्स्ट था, फेयर वॉज सो ह्यूज दिस ईयर, ये एक पास्ट का सिंपल सेंटेंस था, क्योंकि मेन वर्ब वॉज का यहाँ हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को करने की बात यहाँ नहीं हो रही, सिर्फ उसके स्टेट के बारे में बताया है मेले के, कि वो बहुत बड़ा था उस साल। अ फाउल वॉज बोर्न एट द फेयर। फाउल का मतलब होता है गधे या घोड़े का बच्चा, फॉल। इसकी वॉज बोर्न एट द फेयर, तो एक गधे का बच्चा पैदा हुआ था उस मेले के अंदर। स्केर्ड बाय द नॉइज एंड द क्राउड गैदर्ड देयर। क्या मतलब हुआ? ये एक पार्टिसिपल फ्रेज यहाँ पर आया है फ्रेंड, क्योंकि हमारा सेंटेंस की शुरुआत एक वर्ब की थर्ड फॉर्म से यहाँ हो हुई है, बाय द नॉइज। नॉइज से डरने के बाद, नॉइज से मतलब शोर से डरने के बाद, एंड द क्राउड गैदर्ड देयर, और जो लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी, गैदर कहते हैं इकट्ठा होना, वहाँ इकट्ठा हुई थी उनसे डर के। द फाउल रन एंड सेटल डाउन अंडर अ बुलक कार्ट विच बीइंग पुल्ड बाय टू ऑक्सन। तो जो पहले तो वो डरा उस नॉइज से और लोगों की भीड़ से, वो डरा। फिर वो बच्चा भागा, पास्ट इंडेफिनाइट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओ सेकंड फॉर्म, भागा। एंड सेटल डाउन, सेटल डाउन होता है वहाँ जाके बैठ जाना, कहीं पे जाके बैठ, वो सेटल डाउन हो गया। अंडर अ बुलक कार्ट बीइंग पुल्ड बाय टू ऑक्सन। तो बुलक कार्ट, जो बुलक होते हैं मतलब सांड, सांड के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी जो होती है उसको कहते हैं ठेला गाड़ी को बुलक कार्ट। बीइंग पुल्ड बाय टू ऑक्सन, तो
कार्ट के बाद फ्रेंड यहाँ पे बीइंग पुल्ड बाय टू ऑक्सन, एक पैसिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर लग रहा है आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये यूज़ हुआ है, एक एडजेक्टिव क्लोज यूज़ हुआ है, क्योंकि ये इस कार्ट के बारे में बता रहा है कि उसको दो जो ऑक्सन होते हैं, जो सांड होते हैं, उनके द्वारा खींचा जा रहा था। तो ये एक रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लोज यहाँ पर यूज़ हुआ है, जिसके अंदर विच और वॉज यहाँ पर हाइड किया गया है, ओमिट किया गया है सेंटेंस को छोटा करने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं, इस वजह से वो पता चल जाती हैं। तो बुलक कार्ट के नीचे सेटल हो जाता है, जो कि दो सांडों के द्वारा खींचा जा रहा था। The owner of the foal chased after him, but the bullock cart owner sternly explained। जो ओनर होता है मालिक, चेस्ड आफ्टर हिम मतलब पीछा करना। जो मालिक होता है उस बच्चे का, फोल का, वो उसका पीछा करता है। बट द बुलक कार्ट ओनर स्टर्नली एक्सप्लेन, स्टर्नली का मतलब होता है कठोरता से, रूखेपन से, बहुत ही कठोरता से। एक्सप्लेन का होता है व्याख्या करना, मतलब अपनी बात को विस्तार से कहना। तो लेकिन जो बुलक कार्ट का जो मालिक होता है, उस ठेला गाड़ी का जो मालिक होता है, वो कठोरता से एक्सप्लेन करता है, एक कोटेशन मार्क के अंदर, एक डायरेक्ट स्पीच का, एक रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये पूरा सेंटेंस है। तो क्या है, दैट फाउल हैज़ नाउ चोजन मी एज हिज मास्टर। ओके, ये एक हेल्पिंग वर्ब हैज़ और एक थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट हमारा द फाउल है। तो वो बोलता है कि फॉल ने मुझे चुना है एज हिज मास्टर। तो एज का इस्तेमाल यहाँ पे एज अ कंजक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है के तौर पे और के नाते। उसने मुझे अपना उस्ताद चुना है या मालिक चुना है, तो वो उसको बताता है। बुलक कार्ट का ओनर एक्सप्लेन करता है, यू कैन नॉट टेक हिम बैक। कैन नॉट मतलब नहीं सकता हो, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी दिखाता है कैन नॉट सेंटेंस के अंदर, और ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है। टेक यहाँ पर मैन वर्ब है। तो क्या मतलब वो इस सेंटेंस का, यू कैन नॉट टेक हिम बैक, तुम इसे वापस नहीं ले सकते। तो वो उससे ऐसा कहता है। द फाइट कंटिन्यू टिल द किंग फाइनली अराइव्ड एट द फेयर। क्या मतलब हुआ, कंटिन्यूड एक मतलब होता है जारी रखना, टिल एक कंजक्शन है, उसका मतलब हो जब तक नहीं, अराइव्ड होता है पहुंचना कहीं पर, एट द फेयर। तो जो जो लड़ाई थी वो जारी रहती है जब तक जो राजा था आखिरकार पहुंच नहीं जाता उस फेयर में। आफ्टर हियरिंग बोथ साइड प्रेजेंट देयर केसेस द किंग केम टू द कंक्लूजन। दोनों साइड्स के केस मुद्दों को सुनने के बाद, जो प्रेजेंट किए गए थे वो केस को, उनको सुनने के बाद द किंग कैम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, और उसका जो रिजल्ट, परिणाम जिसको कहते हैं। तो ये एक सेंटेंस था प्रेजेंट, ओ सॉरी, पार्टिसिपल फ्रेज का सेंटेंस है फ्रेंड, क्योंकि एक राजा ने ही सुना। जब दो काम एक साथ होते हैं, जो फास्टनेस का रूल यहाँ पर लागू हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो एक रूल होता है, एक पार्टिसिपल फ्रेज है ये, तो उसका ही यहाँ पर यूज़ हुआ है। पहले राजा ने दोनों केसों को सुना, दोनों साइड के मुद्दे को सुना, द किंग केम टू कंक्लूजन, उसके बाद वो एक निष्कर्ष पर आया। द फॉल apparently has chosen the two oxen of this man's bullock cart as his parents। तो एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, एक रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो दो व्यक्तियों की जो प्रेजेंट टाइम की बात है या पास्ट टाइम की बात है, उसे एक्यूरेट वैसे ही लिखा जाता है। तो ये बात राजा ने कही थी। तो क्या कहा उसने, जो फॉल है, जो बच्चा है घोड़े का, उनने स्पष्ट रूप से चुना। ये एक एडवर्ब है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब ये है इस सेंटेंस की, और मैन वर्ब चुनना। तो उसने स्पष्ट रूप से चुना है, चुना है व्हाट। तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया टू ऑक्सन, टू ऑक्सन ऑफ दिस मैंस बुलक कार्ट की, इस आदमी के ठेला गाड़ी की दोनों जो सांड सांड थे, उनको चुना है अपना पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता को उसने माता पिता के रूप में उस आदमी को उसने चुना है।
देयरफॉर इसलिए द फॉल शुड नाउ बिलोंग टू द बुलक कार्ट ड्राइवर। इसलिए जो बच्चा है चाहिए, शुड नाउ बिलोंग होता है संबंध रखना किसी का, उसका संबंध में, टू द बुलक कार्ट ड्राइवर, तो जो घोड़ा गाड़ी को चलाने वाला आदमी है तो वो बच्चा उसी का होना चाहिए। तो वो राजा ये फैसला सुनाता है। A wise fisherman took the original owner of the fowl with him to the road in front of the royal palace the next day। रॉयल पैलेस होता है एक शाही महल, और वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, मछुआरा, फिशरमैन। जो हमारा टाइटल का नाम है एक क्लेवर फिशरमैन, तो यहाँ पर उसका जिक्र है फ्रेंड इस कहानी के अंदर। टुक का मतलब होता है लेना, लेकिन कभी कभी इसका सेंस होता है ले जाना, किसी चीज़ को एक जगह से किसी इंसान के द्वारा कहीं ले जाने के लिए भी हम टुक का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है। द ओरिजिनल ओनर मतलब जो सही ओनर होता है, असली ओनर होता है, मालिक होता है उस फाउल का, विद हिम टू द रोड इन फ्रंट ऑफ द रॉयल पैलेस। तो क्या मतलब हुआ, एक समझदार मछुआरा उस फाउल के असली मालिक को लेकर अपने साथ उस रोड पे जाता है जो जो शाही महल के सामने होता है, शाही महल के सामने अगले ही दिन। वेरी केयरफुली बहुत सावधानी के साथ, द टू मैन हेल्ड ऑन टू अ नेट एंड स्टार्टेड थ्रेडिंग द नेट अक्रॉस द मेन रोड एंड कॉज ग्रेट कॉमोशन। क्या मतलब हुआ, जो दो आदमी होते हैं, हेल्ड होता है पकड़ना, हेल्ड ऑन होता है किसी चीज़ को पकड़ना, थामना, तो एक नेट होता है मछली पकड़ने का, उसको पकड़ते हैं। और स्टार्टेड थ्रेडिंग, स्टार्टेड एक मेन वर्ब है यहाँ पर, और ये भी एक मेन वर्ब है। तो जो दो आदमी थे वो पकड़ते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्लोज ये है, उस नेट को पकड़ते हैं और शुरू कर देते हैं थ्रेडिंग मतलब बुनना, उसको सीना शुरू कर देते हैं। तो स्टेट यहाँ पर मेन वर्ब है, इस आदमी ने दो काम किए हैं, पकड़ने का और शुरू करना। क्या, ये एक जेरेंड है जो काम नाउन का कर रही है, यहाँ पर थ्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं द नेट की। अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है, मेन रोड उस मुख्य रोड पर, एंड कॉज्ड ग्रेट कॉमोशन, कॉमोशन होता है हंगामा, बहुत बड़ा हंगामा, ये एक नाउन है यहाँ पर, हंगामा या शोरगुल। तो पूरा क्या मतलब हुआ इसका, जो दो आदमी थे उन्होंने नेट पकड़ा और शुरू कर दिया बुनना उस नेट को मेन रोड के आर पार, मतलब पूरे रोड पे, एक इस तरफ खड़ा हुआ और एक उस तरफ को, मतलब ब्लॉक कर दिया उस रोड को, और बहुत शोरगुल और हंगामा वहाँ शुरू होने लगा क्योंकि रास्ता वो बंद हो गया था। द किंग टू कैम आउट टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। जो राजा भी वहाँ आए टू सी देखने के लिए, तो उनका पर्पस क्या था, टू सी। इन्फिनेटिव वर्ब है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव के रूप में यहाँ पर आई, एक पर्पस शो कर रही है यहाँ पर, जो राजा भी आए देखने के लिए, व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था। व्हाट ऑन अर्थ आर द टू ऑफ यू डूइंग, तुम दोनों इस ज़मीन पर, ऑन अर्थ मतलब इस ज़मीन पर, इस दुनिया में या इस ज़मीन पर क्या कर रहे हो। तो राजा ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और आर हेल्पिंग वर्ब और डूइंग एज अ मैन वर्ब यहाँ पर यूज़ हुई है। द किंग थंडर्ड, जो किंग थंडर एक गरजते हुए, मतलब तेज़ आवाज़ के अंदर उनको डांटते हुए, ये उनसे सवाल करता है, ये जो सवाल उनने पूछा था। वाई योर मैजेस्टी वी आर फिशिंग, तो वो जवाब देते हैं, क्यों महाराज, हम, फिशिंग होता है मछली पकड़ना, हम मछली पकड़ रहे हैं। सेड द फिशरमैन, सेड द फिशरमैन एक रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है जो उस फिशरमैन ने राजा का जवाब दिया। द किंग लुक्ड वेरी अम्यूज्ड ऑन हियरिंग दिस आंसर, जो राजा था वो काफ़ी दिखने में बहुत ज़्यादा खुश लगा, जैसे हंसी आती है कुछ ऐसी बात से, आश्चर्यचकित वाली बात से कुछ कभी हंसी आ जाती है, तो ऐसा प्रतीत हुआ। ऑन हियरिंग दिस, उसको सुनते ही। फिर एक पार्टिसिपल फ्रेज का यहाँ पर यूज़ हुआ है जो फास्टनेस को दिखा रही है, मतलब उसने सुनते ही वो दिखने में ऐसा हो गया, मतलब उसको हंसी आई, वो खुश हो गया ये सुनकर। आई सी
सो यू टू फूल्स आर नाउ फिशिंग इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट। तो वो कहता है अच्छा। तो आई सी का मतलब होता है अच्छा, जैसे कोई चीज़ समझ आ जाती है तो हम कहते हैं अच्छा। सो यू टू फूल्स आर नाउ फिशिंग इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट। तो तुम दोनों मूर्ख अब यहाँ पर मछली पकड़ रहे हो पूरे स्ट्रीट के बीच में। द फिशरमैन वेरी पोलाइटली रिप्लाइड। जो मछुआरा होता है, पोलाइटली मतलब होता है बहुत अदब से, बहुत शिष्टाचार से और प्यार से जवाब देता है वो मछुआरा। माय लॉर्ड, मेरे मालिक, इफ़ टू ऑक्सन, अगर दो बैल कैन बी पेरेंट्स टू अ फोल, अगर दो बैल माता पिता हो सकते हैं एक फोल के मतलब घोड़े के बच्चे के, देन वाई कांट वी फिश इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट। तो हम रास्ते के बीच में मछली क्यों नहीं पकड़ सकते। वाई कांट वी फिश इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट। तो वो ये राजा को रिप्लाई करता है। और कैन बी यूज़ होता है हो सकता है, एक प्रेजेंट के लिए हो सकता है के लिए हम कैन बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक सिंपल सेंटेंस का मॉडल हेल्पिंग का वर्ब है, क्योंकि वो उनकी स्टेट बता रहा है। अगर वो बैल उसके घोड़े के बच्चे के माता पिता हो सकते हैं, देन हम इस रोड के बीच के अंदर मछली क्यों नहीं पकड़ सकते। द किंग रियलाइज्ड what the fisherman was trying to tell him and finally did justice to the fall honor। राजा रियलाइज होता है महसूस करना, what the fisherman was trying, तो राजा को रियलाइज होता है कि जो फिशरमैन क्या कोशिश कर रहा था उससे कहने की, उसको महसूस हो जाता है। एंड फाइनली, और आखिरकार, डिड जस्टिस टू द फॉल ओनर, और वो आखिरकार उसको न्याय देता है उस फॉल ओनर को। तो ये थी फ्रेंड आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का जो मॉरल है फ्रेंड, विट इज़ सिनोनिमस विथ विजडम। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक।